अगर फ्रांस वर्सेस पोर्चुगल इस यूरो 2024 का फाइनल होता तो किसी को दिक्कत होती क्या? कोई अनएक्सपेक्टेड मानता क्या इस चीज को? अगर जर्मनी वर्सेस स्पेन की बात करें तो अगर ये यूरो 2024 का फाइनल होता तो किसी को आश्चर्य होता क्या? बट ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट कह लो या फिर एक तरीके से पार्टी ऊपर कह लो कि ये यूरो 2024 के 2 मैचेस क्वार्टर फाइनल में होने जा रहे हैं। और ये भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट कह लो कि सेमीफाइनल में इन चारों में से 2 टीमें बाहर होने वाली हैं और 2 टीमें अंदर जाएंगी। बल्कि ये चारों ही टीम ऐसी हैं जो कि फाइनल में आने के दावेदार हैं, फिर भी इनमें से यहां पर सेमीफाइनल में सिर्फ 2 टीम्स पहुंचेंगी। यूरो 2024 का ये ब्रैकेट शुरुआत से कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा घातक और खतरनाक था। लाइक 69 पोजीशन। अगर हम बात करें पोर्चुगल की क्रिस्टियानो रोनाल्डो शो की बात करें या फिर इस पूरे पोर्चुगल की गोल्डन जनरेशन की बात करें, वहीं बात करें अगर हम फ्रांस की तो एक ऐसी टीम जो कि खेलती तो टट्टी है लेकिन उनको जीतना आता है। आप कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ाते रहते हैं पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन लास्ट में आखिरी हंसी उनकी ही होती है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर स्पेन की बात करें तो अपने खोए हुए वजूद को 16 साल के लौंडे पे कहीं ना कहीं उसके थ्रू वापस लेते हुए दिख भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक यंग और एक्सपीरियंस का जो पूरा ब्लेंड है उसने पूरे यूरो 2024 को अपनी शाइन से चमका रखा है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो घर की टीम है, होस्ट कंट्री है, अच्छे नागल्समैन के साथ वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव मैनेजर्स की बात करें, टोनी क्रूज की वापसी यहां पर हमको दिख रही है। एक नया एरा लिखने जा रहे हैं और स्पेन और जर्मनी के भी दोनों में एक कॉमन चीज है कि दोनों ही अपने खोए हुए किंगडम को वापस कहीं ना कहीं वर्ल्ड के सामने हमको शो करते हुए दिख रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम पहले मैच की बात करें तो क्या स्पेन वर्सेस जर्मनी में एक्चुअली में पहले तो इस पे बात कर लेते हैं कि अंडरडॉग है कौन। अगर स्पेन जिस तरीके से खेलती भी आ रही है, अगर वैसे ना खेलती उसमें एक छोटा सा भी डिप हो जाता ना तो मैं कह देता कि स्पेन अंडरडॉग है। इसलिए नहीं कि उनका डिप आया, बल्कि इसलिए कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों टीमों में एक छोटे से डिप की एक डिफरेंस है जहां पर आप टटोल सकते हो। भाई देखो, स्पेन ने एक भी गोल अभी तक कंसीड नहीं किया था, सिर्फ जॉर्जिया ने यहां पर एक गोल मारा। ग्रुप स्टेजेस में वो अनबीटन थे, अभी भी वो यहां पर अनबीटन ही है अगर आप सारे मैचेस को कैलकुलेट करो। सबसे ज्यादा गोल्स की बात करें तो यहां पर गोल डिफरेंस भी सबसे बेहतरीन उनका ही सामने निकल के आए। वहीं जर्मनी की बात करें तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि होस्ट कंट्री है, होम कंट्री है। डेफिनेटली एक कंट्री के लिए, एक टीम के लिए सबसे बढ़िया जगह किसी टूर्नामेंट में शो पुट ऑन करने के लिए उसकी खुद की स्टेडियम, उसकी खुद की कंट्री के अलावा कुछ और हो नहीं सकती। ऐसे में ये नहीं कहना चाह रहा कि आप डेफिनेटली सिर्फ वो होस्ट कंट्री है तो इसलिए वो फेवरेट्स है, उसके पास फैन एटमॉस्फेयर होगा, उसके पास होम सपोर्ट होगा। लेकिन आप जर्मनी की परफॉर्मेंस की बात करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रॉक सॉलिड है। लेकिन यहाँ पर अंडरडॉग तो जर्मनी ही है, चाहे कितना ही वियर्ड लगे। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों टीम्स अभी तक खेलती हुई कैसे आई हैं। जर्मनी की बात करें तो इन्होंने फ्रेंडलीज में यहाँ पर फ्रांस को भी हराया है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो अनबीटन तो ये भी है। हालांकि स्विट्जरलैंड इनको ऑलमोस्ट हरा गई थी, लेकिन उसके बाद भी जर्मनी की जो मेंटालिटी है वो बताती है कि वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड तो रखते हैं। जर्मनी में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम सामने निकल के आया था वो ये था कि बहुत सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे थे। बहुत सारे प्लेयर यहाँ पर एकदम से उछाल भी मारा, चाहे हम बात करें यहाँ पर फ्लोरिन विर्ट्ज की, चाहे बात करें जमाल मूसियाला की। लेकिन अगर हम यहाँ पर काय हैवर्ट्ज की बात करें, लेरोय साने की बात करें या फिर फुलक्रुग की भी बात करें तो फुलक्रुग ने तो अपने आप को जहां रीइग्नाइट किया, वहीं लेरोय साने और यहाँ पर काय हैवर्ट्ज अभी भी काफी ज्यादा पीछे हैं। अगर टोनी क्रूज की बात करें, गुंडोगन की बात करें, यहाँ पर एंड्रिच की बात करें तो मिडफील्ड इस समय सही लग रही है, रॉक सॉलिड लग रही है। अगर बैकलाइन की बात करें तो रुडिगर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता हुआ दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर स्विट्जरलैंड की बात करें तो अच्छे खासे तरीके से बुली हो गया था। लेकिन जर्मनी के पास ना एक सबसे खूबी है, जर्मनी के पास इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और जर्मनी के पास एक ऐसा मैनेजर है जो कि जीतते हुए भी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को छोड़ना नहीं चाहता। अब देखो, नागल्समैन इतना अनप्रेडिक्टेबल आदमी है ना कि जब यहाँ पर ऑब्वियसली जब उन्होंने फ्रांस और बाकी टीम्स को हराया था फ्रेंडली में और जब यहाँ पर ग्रुप स्टेज में वो कर रहे थे तो सबको लगा कि वो यहाँ पर चेंजेस क्यों करेगा, वो अपनी प्रॉपर स्टार्टिंग 11 रखेगा। लेकिन उसने फिर भी चेंजेस करे। उसने फ्लोरिन विर्ट्ज को नहीं खिलाया, बोल्ड कॉल रखा, लेकिन उसने यहाँ पर लेरोय साने को खिला दिया। उसके बाद जब लास्ट की गेम की बात करें जहां पर ऑब्वियसली था कि भाई उन्होंने नॉकआउट्स में अपनी जगह बना ली है तो अब तो हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे, वहां चेंजेस नहीं करे। वहां पर उसकी ये रीजनिंग थी कि भाई डेफिनेटली यहाँ पर टीम जितना एक दूसरे के साथ खेलेगी उतनी ज्यादा केमिस्ट्री बनेगी। हालांकि नॉकआउट गेम्स में मैनेजर्स इनकी जो पूरी खासियत रहती है, काबिलियत रहती है कि वो यहाँ पर ज्यादा चेंजेस करते नहीं है। लेकिन नागल्समैन अलग ही ब्रीड का आदमी है। नागल्समैन डेफिनेटली यहाँ पर आपको चेंजेस करता हुआ दिख भी सकता है और नहीं भी, इसलिए वो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल मैनेजर है। अब यहाँ पर पॉजिटिव्स की बात करते हैं। जमाल मूसियाला को रोकना सबसे ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर एक सबसे खूबी चीज ये है कि इन पूरी टीम के पास यहाँ पर एब्सोल्युटली एक्सीलेंट पासर्स हैं
चाहे हम बात करें यहाँ पर गुंडोगन की, चाहे बात करें टोनी क्रूज की, चाहे हम बात करें जोशुआ किमिच की। इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एक पास में पूरी टीम खोल सकते हैं। अब कमियों की बात कर लेते हैं। जर्मनी के सारे मैचेस मैंने देखे और सबसे बड़ी कमी मेरे को लगती है कि हर एक चीज है लेकिन एक पूरा डायरेक्ट थ्रेट नहीं है। हर एक बंदा नैरो आने की कोशिश करता है और अगर आप विड्थ पे यहाँ पर फुल बैक्स को इनको फ्रीडम देते हो तो फुलक्रूग अगर नहीं है तो एक प्रॉपर ट्रेडिशनल स्ट्राइकर की कमी आपको छलकती है। डेफिनेटली आप कितना ही कह लो काय हावर्ट्ज इस तरीके से खेल रहा है, काय हावर्ट्ज इस तरीके से खेल रहा है, सिंपल आम भाषा में हमको अगर नंगी आंखों से आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि गोल नहीं पड़ रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर फुलक्रूग आपको सारी चीजें जो आप गोल से पहले की कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं बनता ना कि अगर आप स्कोर बोर्ड पे नंबर चढ़ा नहीं पा रहे, और ऐसे में फुलक्रूग वो इनेबल करवाता है। तो फुलक्रूग का खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली तब जब स्पेन का डिफेंस काफी अडेप्टिव है। अब जब स्पेन की बात करिए तो पहले इनके जर्नी की बात कर लेते हैं, इनके पॉजिटिव की बात करते हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में अगर कोई एक ऐसी बॉक्स ऑफिस टीम है जिसने अपने दबदबे को ना ही एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया है बल्कि चांद तारे लगाए हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो स्पेन है। लमीन यमाल, निको विलियम्स की ऑन पिच और ऑफ पिच केमिस्ट्री डेफिनेटली हेडलाइंस बना रही है, लेकिन रॉड्री की भी जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन सब के बीच में जो सही में 10 on 10 परफॉर्मेंस बैटमैन की तरह अंधेरे में दे रहा है वो है फाबियान रुइस। अब आप इन सब में कह रहे हो कि यार लमीन यमाल की तारीफ हो गई, निको विलियम्स की तारीफ हो गई, रॉड्री की तारीफ हो गई, फाबियान रुइस की तारीफ हो गई, अरे पेड्री कहां है? सोच रहे हो तुम इस पूरी स्पेन की टीम में सबसे पहले तारीफ जिसकी होनी चाहिए उसकी तारीफ आखिरी में होगी। इसलिए नहीं कि वो खराब खेल रहा है बल्कि इसलिए कि उसको काम ही बहुत कम दिया जा रहा है। पेड्री की अगर हम बात करें तो वो सबसे एडवांस मिडफील्डर के तौर पे खेल रहा है। ऐसे में यहाँ पर उसके टचेस की बात करें तो एवरेज टचेस कम आ रहे हैं। फाबियान रुइस की बात करें तो 65 ऑन एवरेज टच ले रहा है वो एक मैच में। रॉड्री की बात करें वो 70 के आसपास ले रहा है। पेड्री यहाँ पर 30 और 40 के बीच में। ऐसे में बहुत क्रिटिसिज्म भी आया है स्पेन पे कि भाई यहाँ पर आप पेड्री को लिमिट क्यों कर रहे हो? जब आपकी टीम अनबीटन हो, जब आपकी टीम गोल ना कंसीड करती हो और ताबड़तोड़ गोल मार रही हो तो फर्क किसको पड़ता है? अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पेड्री को सबसे ज्यादा एडवांस मिडफील्डर खिलाने में कोई यहाँ पर फायदा नहीं हुआ, फायदा तो हुआ है क्योंकि सबसे आगे आपके पास पेड्री एक ऐसा प्लेयर है फाबियान रुइस और यहाँ पर रॉड्री कंपैरिजन में जो कि मोराटा को एक्चुअली में अनलॉक कर सकता है। पेड्री के अगर कंपोजर की बात करें तो जितना एक्सीलेंट वो पासिंग में उतना ही कंपोजर उसका शूटिंग और उतना ही कंपोजर डेडली बॉल्स में भी है। वहीं अगर निको विलियम्स की बात करें और लमीन यमाल की बात करें, दो ऐसे प्लेयर जो कि 1v1 ड्रिबलिंग में लिटरली नंगा कर सकते हैं, जर्मनी के फुल बैक्स को चीथड़े उड़ा तो सकते हैं। देखो डिफेंसिवली स्पेन के पास यहाँ पर इतना बड़ा कोई वीकनेस नहीं है जिसको जर्मनी एक्सपोज कर सकती है, बट हाँ क्योंकि वो जर्मनी है तो उनको काम है और वो इस चीज में एक्सपर्ट है कि वो छोटी से छोटी बारीकी मिस्टेक को भी उधेड़ के रख सकते हैं। स्पेन की अगर एक निट पिकिंग वाली वीकनेस की मैं बात करूं तो वो ये है कि स्पेन काफी ज्यादा फॉरवर्ड कमिट करती है। ऐसे में यहाँ पर उनको ध्यान देना पड़ेगा कि जर्मनी के पास यहाँ पर काउंटर अटैक करने के ऑप्शंस हैं, उनके पास रनर्स हैं और सबसे बड़ी चीज उनके पास टोनी क्रूज, किमिच और गुंडोगन के फेस में ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एक पास में पूरी टीम आपकी खोल के रख सकते हैं। हालांकि ये चीज उन्होंने डेनमार्क के अगेंस्ट करने की कोशिश की थी जिसमें वो काफी सक्सेसफुल भी हुए थे। काय हावर्ट्ज की बात करें अभी पर्टिकुलरली मेरे को स्लो दिख रहा है, लेकिन क्या पता यहाँ पे लेरोय साने चल जाए और काय हावर्ट्ज चल जाए तो यहाँ पर बॉल निकल सकती है, मुसियाला यहाँ पर रन बना सकता है। हालांकि अगर मैं बात करूं स्पेन की तो आई थिंक यहाँ पर डेफिनेटली स्पेन का पलड़ा अच्छा खासा भारी है। अब बात करते हैं यहाँ पर अपने दूसरे मैच। फ्रांस अगर टट्टी खेलती है तो खेलती तो पोर्चुगल भी टट्टी है, लेकिन दोनों में एक काफी बड़ा कंट्रास्ट है, काफी बड़ा स्टार्क डिफरेंस है। अगर आप पोर्चुगल के गेम की बात करोगे ना तो बहुत कुछ यहाँ पर जान पूछ के कि नेचुरली, बट यहाँ पर बहुत कुछ सिर्फ रोनाल्डो के रिगार्डिंग बनाया जा रहा है। चाहे पिच पे बात करें या फिर ऑफ पिच यहाँ पर लोगों के ओपिनियंस और कमेंट्री की बात करें, बहुत कम यहाँ पर इस चीज पे बात हो रही है कि रोनाल्डो को अगर आप एक बार हटा भी दो, आप पूरा मैच को क्योंकि सिर्फ रोनाल्डो अटैक स्ट्राइकर खेल रहा है इस पे बेस नहीं कर सकते। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ब्रूनो यहाँ पर इतना डीप क्यों खेल रहा है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि बर्नार्डो सिल्वा का यहाँ पर विंग्स पे क्या काम है और कितना काम है। आपको इस चीज पे भी सवाल पूछने पड़ेंगे कि क्रॉसेस रोनाल्डो को डल रहे हैं तो बर्नार्डो सिल्वा फार पोस्ट पे क्या कर रहा है और क्यों वो हेडर्स ले रहा है। आपको इस चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा जब आप यहाँ पर 25 पासेस क्रॉसेस कर रहे हो तो उसमें से 20 टट्टी क्यों निकल रहे हैं। लेकिन हाँ डेफिनेटली आप रोनाल्डो वाले सागा को इग्नोर तो नहीं कर सकते। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेन मैन बन के निकला है और मेन मैन ही है और अभी भी यहाँ पर फोकल पॉइंट है, लेकिन गोल तो रोनाल्डो ने भी नहीं मारा है। ऐसे में यहाँ पर अगर हम जॉर्जिया की बात करें या फिर स्लोवेकिया की बात करें या फिर कितनी अपोनेंट्स की बात करें, ऐसा अभी तक तो दिख रहा है कि क्रिस्टियानो
रोनाल्डो इलीट मूवर तो है, लेकिन वो स्कोर बोर्ड पे अभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ। ऐसे में इस पूरे टूर्नामेंट में अगर सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस की बात करें तो वो अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सामने है। चाहे हम उपामेकानो, सालिबा या फिर जूल्स कोंडे की बात करें, ऐसे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि अभी तक तो फेल हुआ है, क्या वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है? डेफिनेटली भाई, मैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फैन हूं, तो बायस रहूंगा इस ओपिनियन में, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन हाँ, स्टैटिस्टिकली ये होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसे में यहाँ पर पोर्चुगल के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो प्लान करते हुए आ रहे हैं वो ना करें, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उनका जो प्लान है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ऐसे बंदे पे फोकस्ड है जो अभी फिलहाल अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं है, गिवन द फैक्ट जिस तरीके से पूरी पोर्चुगल ऑपरेट कर रही है। ऐसे में एक थोड़ा सा ट्विक तो करना पड़ेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फोकल पॉइंट आप रख सकते हो, क्योंकि अभी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है शॉट्स मारने की। आप डियोगो जोटा पे नहीं कर सकते, आप गोंसालो रामोस पे ध्यान नहीं दे सकते। उन्होंने अपने आप को प्रूफ नहीं किया कि वो क्रिस्टियानो, अब ये प्रोपेगेंडा या फिर ये एजेंडा कोई कितना ही फैलाए, मैं इससे अभी एग्री नहीं करता। हालांकि मैं उस ओपिनियन को रिस्पेक्ट जरूर करता हूं कि आप यहां पर रोनाल्डो को बिठा के डियोगो जोटा को सामने डाल दो, क्योंकि ऐसा अभी खास प्रूफ हुआ नहीं है। ऐसे में यहां पर अगर हम फ्रांस की बात करें तो तुम कहोगे कि गेम तो फ्रांस का भी नहीं है, प्लान तो बी फ्रांस के पास भी नहीं है। अब फ्रांस आपको एम्बापे, ग्रीजमैन, डेम्बेले, जिरूट के तौर पे आपको एक अटैकिंग टीम दिख सकती है, लेकिन एक ऐसी टीम जिसने 2 ओन गोल और 1 पेनल्टी गोल के बलबूते पे क्वार्टर फाइनल बनाया है, वो ऑफेंसिव टीम कैसे हो सकती है? ऐसे में यहाँ पर यह बात तो सही है कि फ्रांस एक डिफेंसिव टीम है, और एक ऐसी डिफेंसिव टीम है जो कि जूल्स कोंडे की गोटेड परफॉर्मेंस, जो कि एनगोलो कांटे की गोटेड बकरे परफॉर्मेंस के दर पे यहाँ पर क्वार्टर फाइनल पे है। ऐसे में पोर्चुगल जो कि ऑलरेडी इतनी टूथलेस दिख रही है, क्या वो फ्रांस की इस डिफेंस को तोड़ पाएगी? और उसके साथ आपको ये समझना पड़ेगा कि तुम में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि फ्रांस यहाँ पर चीथड़े उड़ा देगी पोर्चुगल को, लेकिन क्या फ्रांस को जरूरत भी है इस चीज की? क्या फ्रांस जिसके पास उस्मान डेम्बेले जैसे, जिसके पास ग्रीजमैन जैसे क्रिएटर, जिसके पास यहाँ पर एम्बापे जैसा पेसर, क्या उनको सही में चढ़ के खेलने की जरूरत है, या फिर वो एक्चुअली में अभी तक जिस तरीके से खेलते हुए आ रहे हैं वैसे ही खेलते हैं? और पोर्चुगल की तो टेंडेंसी भी रही है ना कि वो गोल कभी भी खा सकते हैं। ऐसे में जब आपके पास किलियन एम्बापे, तो आपको बॉल पे चढ़ के खेलने की क्या जरूरत है? आप अपने यहाँ पर मिड ब्लॉक में रखो, और जिस तरीके से रियल मैड्रिड अटैक करती है उस तरीके से आप एम्बापे चीट कोड लगा सकते हो। सवाल यह उठता है कि अगर एम्बापे नहीं चला और फ्रांस का एक काउंटर अटैकिंग कर होने से पहले पोर्चुगल अगर गोल मार देती, तो क्या फ्रांस के पास प्लान बी है? और जो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पिछले मेजर कंपटीशन में जब जब ये सवाल उठा है, चाहे बेल्जियम ने पहला गोल मारा हो, चाहे मोरक्को ने गोल मारा हो, या फिर यूरुग्वे ने 2018 के वर्ल्ड कप में गोल मारा हो, तो पोर्चुगल हमेशा फ्लॉप हुई है कमबैक करने में। और ये तो फिर भी फ्रांस है। ये मैं बात जरूर मानता हूं कि अगर पोर्चुगल पहला गोल मार देती है तो वो पूरी तरीके से डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ जरूर जाएगी, लेकिन मैं इस चीज पे अभी भी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हूं कि अगर फ्रांस पहला गोल मारती है तो पोर्चुगल ये गेम हार जाएगी। पोर्चुगल यहां पर कमबैक नहीं कर सकती, और अभी तक के पूरे कैंपेन में उन्होंने दिखाया भी नहीं।